नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूनं येसो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाबप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सरस्वती महाराज के द्वारा विरचित सिद्ध चंदान शासन नाम और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य सिद्धाल जी द्वारा रचित प्रवेश प्रथमा मध्यमा से 3 विभागों से विभाजित संस्कृत प्रवेश और इसी संस्कृत प्रवेश का प्रथमा और इस प्रथम प्रकरण में अर्थात क्रियापद प्रकरण, प्रथम प्रकरण का नाम क्रियापद है। इसमें क्रियापद क्रियापद अर्थात क्रिया को सूचित करने वाला जो पद वो क्रियापद। जैसे कि सर्वप्रथम वर्तमान काल हम देखें और वर्तमान काल में यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्तमान काल में भी यहाँ पर कौन से, तो वर्तमान काल में प्रथम गण के कर्तरी प्रयोग के परस्मै पदी धातु के क्रियापद होते हैं। जैसे कि नम धातु हो तो नम धातु का नमामि नमावह नमामः नमसि नमसः नमसः नमति नमतः नमति। उसी प्रकार पठामि पठावह पठामः पठसि पठतः पठतः पठति पठतः पठन्ति। वद धातु है तो वदामि वदावह वदामः वदसि वदथः वदथः वदति वदतः वदन्ति इत्यादि। तो यहाँ पर पठामि वदामि पतामि रक्षामि इत्यादि जो है कि वो क्रियापद की सिद्धि हम यहाँ पर करेंगे। कल हम कुछ जैसे कि नम धातु के रूप देखे थे। नम धातु के प्रथम पुरुष एक वचन, अर्थात नम धातु के प्रथम पुरुष एक वचन में हम देखे थे क्या होता है। नम धातु का प्रथम पुरुष एक वचन यानी उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है, नमामि। और नमामि ये क्रियापद सिद्धि करने के लिए जो कि अति आवश्यक जो है वो है कि ये नियम, इन नियमों को फिर से एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। यानी प्रथम नंबर नियम, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। सेकंड नंबर नियम, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3 कि परस्मै पदी धातु के साथ परस्मै पदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4 में क्या है, तो नियम नंबर 4 ये है कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5 म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता है। नियम नंबर 6 कि ती आदि प्रत्यय लगने पर यानी ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7 पद के अंत में स हो तो स का र होता है। नियम नंबर 8 पदांत र यानी पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो फिर र का विसर्ग होता है। और नियम नंबर 9 कि अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप। और इन्हीं 9 नियम के सहायता से, इन्हीं 9 नियम के आधार पर
हम यहाँ पर क्रियापद की सिद्धि करेंगे, जिसमें कुछ क्रियापद की सिद्धि यहाँ पर हम आज आपको पूछेंगे, जैसे उनमें से भी सिर्फ एक ही, और वो कौन सा, वो सिर्फ एक उत्तम पुरुष एक वचन। कल हम लोग देखे थे कि नमामि सिद्धि करने के लिए क्या क्या देखे थे। तो सर्वप्रथम देखे थे कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, इसमें धातु नम। सेकंड नंबर, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति का प्रत्यय लगते हैं, या तो विभक्ति का प्रत्यय लगाया जाता है, इसमें भी धातु नम। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, इसमें नम प्लस यहाँ पर प्रत्यय क्या लगाएंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है नमामि, तो प्रत्यय यहाँ पर है मी, यानी नम प्लस मी। उसके बाद लगाए थे कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। अविकरण प्रत्यय, विकरण प्रत्यय का मतलब जो धातु और प्रत्यय इन दोनों को जो विभाजित करे, इन दोनों को जो विभाग करे, उसे विकरण प्रत्यय इधर कहा जाता है। तो फिर अ कहाँ लगेगा, तो नम और मी इन दोनों के बीच में, अर्थात नम प्लस अ प्लस मी। और उसके बाद और एक नियम देखे थे कि म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है, तो ये मी अर्थात म से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है। इसी कारण वहां पर क्या हो गया, अब नम प्लस आ प्लस मी। अब इसको पद बना देंगे, यानी ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो इसे पद कहते हैं, यानी न मा मी, ये पद बन चुके हैं। अब इन्हीं में से कुछ धातु मैं यहाँ पर बोलूंगा, इनमें से लगभग आपको प्रैक्टिस बुक में दिया गया है, वो सब आप कर लिए होंगे। रक्षामि, जीवामि, निंदामि, फिर आगे वदामि, यहाँ तक कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए एक दो को मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट। चलिए अब मैं जिसको पूछूं वही हैंड राइजिंग करने की कोई जरूरत नहीं, जिसका मैं नाम बोलूं वही अनम्यूट कीजिएगा और उसी को बोलना है, बाकी सारे के सारे म्यूट। ओके, चलिए बोलिए A05 कौन है, A5। हाँ जी हाँ जी आप बोले, प्रणाम, आप बोले पतामी। आपको क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको क्या सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है कि पतामी, पतामी सिद्ध कीजिए। पत धातु, हाँ ओके। नियम याद कर लीजिएगा, नियम याद कर लीजिएगा। नियम जिस प्रकार से है उसी प्रकार से बोलना है। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। ओके, ओके मी तो प्रत्यय हुआ, मी तो प्रत्यय हुआ, आगे धातु भी लगाइए। पत प्लस मी, क्या करना है, पत प्लस मी। ओके, उसके बाद नियम याद कर लीजिएगा। अ का विकरण प्रत्यय नहीं, अविकरण प्रत्यय लगता है। प्रत नहीं है, पत। आगे ओ नहीं, प्रत्यय अ है, अ। ओ बोलिएगा तो वो ओ तो अलग हो जाता है, ओ नहीं है, अविकरण प्रत्यय लगता है। हाँ, अ का आ होता है, हाँ तो क्या हो जाएगा, ओके।
पोतामी नहीं, पतामी। क्या है? हाँ हाँ, पत प्लस आ प्लस मी था, उसको जोड़ दी। ती आदि प्रत्यय लगने पर, यानी ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं पतामी। नियम याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, बोलिए। A7। A7। हाँ जी, आप बोलिए। निंदामी। प्रत्यय नहीं लगेंगे, सिर्फ निंद। परस्मै पदी धातु के साथ। चलिए A72। A72, आप बोलिए क्रीडामी। क्रीडामी सिद्ध कीजिए। हम्म, A93। A93। A93 कौन है? अनम्यूट कीजिए। प्रणाम। आप सिद्ध कीजिए रक्षामी। धातु क्या है? रक्षा नहीं, रक्ष धातु है। क्या है? रक्ष। हम्म, साथ में धातु बोलते जाइए। रक्ष। हम्म, रक्ष के साथ में परस्मै पदी धातु के साथ सिर्फ नियम नहीं बोलना है, यहाँ पर इसको सिद्ध करना है हमें ना। तो उसके साथ क्या क्या करना है? तो रक्ष प्लस मी। अब प्रत्यय लगते हैं, कौन सा प्रत्यय लगाए हैं यहाँ पर? तो परस्मै पदी का प्रत्यय यहाँ पर मी लगाया गया है। तो रक्ष प्लस मी। अब आगे सिर्फ नियम नहीं बोलना है, इसको सिद्ध करना है।
चलिए आगे। नियम नंबर 4, रक्षा कैसे हो गया? अभी तो सिर्फ रक्ष प्लस मी हुआ है, अब अ लगेगा, अ का आ होगा, उसके बाद रक्षा मी बने। बोलिए नियम नंबर 4 बोलिए। नहीं, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, यानी रक्ष प्लस अ प्लस मी। हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप जाना है। उसके बाद अब अ तो लग गया है, अब उसके बाद कौन सा नियम लगेगा? 5वां नंबर नियम। नहीं, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता है, यानी रक्ष प्लस आ प्लस मी। और अंतिम नियम, अब रक्षामी होगा पद। एक के बाद एक, स्टेप के बाद स्टेप ये करना है। ओके, धन्यवाद। इसी तरह से हर रोज कम से कम 2-3 धातु का इसी तरह से रूप हमें सिद्ध करना है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर दो सभी को। हाँ जी, कल इसका जवाब दे दीजिए। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं परसों दूंगा जवाब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम नमामि देखे थे। उत्तम पुरुष एक वचन में नम धातु का रूप होता है नमामि। उत्तम पुरुष द्विवचन में उत्तम पुरुष द्विवचन अर्थात प्रथम पुरुष द्विवचन, और प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है नमावह। क्या आता है वहां पर? नमावह। ये नमावह है। ये नमावह की अब सिद्धि करनी है कि नमावह की सिद्धि कैसे करें। नमावह सिद्धि कैसे? जैसे नमामि किए थे उसी प्रकार नमावह। इसमें से 4 नियम तो फिक्स, 4 नियम नहीं, यहाँ पर 5 नियम तक फिक्स कर देना है। 5 ही नहीं, 6। जो पहले का जो 6 देखे थे वही 6, लेकिन ज्यादातर 1, 2, 3 ये 3 नियम तो फिक्स। अर्थात प्रथम नियम लगाएंगे, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। प्रथम नियम आएगा, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। या तो इसमें ये धातु कहा जाता है तो धातु क्या है इसमें? नम धातु। अब सेकेंड, तो ये नमावह कौन से काल के रूप है? तो नमावह वर्तमान काल के रूप। और वर्तमान काल में कोई ऐसे वर्तमान काल है, और वर्तमान काल में भी धातु 2 प्रकार के हो सकते हैं। प्रयोग, कर्तरी प्रयोग का है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के यहाँ पर धातु है, यानी एक परस्मैपदी धातु है, आत्मनेपदी धातु है। इसीलिए इसके साथ अभी प्रत्यय नहीं लगाए। प्रत्यय बाद में परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी का प्रत्यय लगाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। इसमें प्रत्यय क्या लगाना है वो तो आगे, क्योंकि वर्तमान काल में भी 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। परस्मैपदी का भी है, आत्मनेपदी का भी है। अगर यहीं पे प्रत्यय लगा दें तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? कौन से काल के लिए प्रत्यय लगाएंगे? इसीलिए यहाँ पर प्रत्यय नहीं लगाए। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ धातु को ही यहाँ पर लाना है। जो ऊपर का धातु है उन्हीं धातु के ऊपर लाना। यानी सेकंड नंबर नियम है कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। यहाँ भी धातु नम, अभी धातु नम। अब तीसरा, क्योंकि हमें नमावह सिद्ध करना है तो नमावह इसमें प्रत्यय क्या है? तो प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय। तो अब प्रत्यय को याद कर लेते हैं।
उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मी। उत्तम पुरुष एक वचन में प्रत्यय क्या आता है? मी। उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय वस। कौन सा प्रत्यय है वहां पर? वस प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय भी याद रखना है। मी वस मस सी थस थ ती तस अंति। मी वस मस सी थस थ ती तस अंति। मी प्रत्यय किसका है? उत्तम पुरुष एक वचन का। वस प्रत्यय किसका है? उत्तम पुरुष द्विवचन का। मस प्रत्यय किसका है? उत्तम पुरुष बहुवचन का। सी प्रत्यय तब मध्यम पुरुष एक वचन। थस प्रत्यय तब मध्यम पुरुष द्विवचन। थ प्रत्यय मध्यम पुरुष बहुवचन। ती प्रत्यय उत्तम पुरुष एक अन्य पुरुष एक वचन। तस प्रत्यय अन्य पुरुष द्विवचन। अंति प्रत्यय अन्य पुरुष बहुवचन। अब यहां पर नमावह कौन से रूप आया? नमामि नमावह, यानी उत्तम पुरुष द्विवचन। तो प्रत्यय भी किसका लगेगा? तो उत्तम पुरुष द्विवचन का ही प्रत्यय लगेगा। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में प्रत्यय क्या है? तो मी वस। कौन सा प्रत्यय? मी के बाद उत्तम पुरुष एक वचन में मी, द्विवचन में प्रत्यय था वस, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय क्या लगाएंगे? वस। यानी परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। अब परस्मय पदी के प्रत्यय तो यहाँ पर नौ प्रत्यय कौन सा लगाना है? तो ये रूप जो है नमावह उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन का यहाँ पर प्रत्यय लगाएंगे। परस्मय पदी में उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय क्या है? तो द्विवचन का प्रत्यय है वस, इसीलिए यहाँ पर लगा दिए नम प्लस वस। अब वही कि ये तो ती आदि प्रत्यय है कि नहीं? तो ती आदि प्रत्यय, ती आदि प्रत्यय से क्या लेना है? तो ती से लेकर मी से लेकर अंति तक सारे के सारे 9 प्रत्यय ये ती आदि प्रत्यय है। तो वो नियम अब लगाएंगे कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। और अविकरण, विकरण का मतलब, विकरण प्रत्यय का मतलब धातु और प्रत्यय इन दोनों को अलग करना। जो अलग करे ऐसे प्रत्यय वो विकरण प्रत्यय, यानी अविकरण प्रत्यय का स्थान कहाँ होगा? धातु और प्रत्यय इन दोनों के बीच में, इसीलिए यहाँ पर विकरण प्रत्यय लगा दिए अ, यानी नम प्लस अ प्लस वस। नम प्लस अ प्लस वस। अब फिर से नियम याद आना चाहिए कि म और वो से प्रारंभ होने वाला अगर प्रत्यय हो और उसके पहले अगर अ हो तो अ का क्या होता है? आ हो। म और वो से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है। तो देखिए प्रत्यय क्या है? प्रत्यय, तो प्रत्यय देख लीजिए यहाँ पर प्रत्यय है, यहाँ पर वस, ये वस प्रत्यय है। तो वस प्रत्यय जो है वो किससे प्रारंभ होता है? वो से। और नियम भी है कि म और वो या तो म से प्रारंभ होने वाला चाहिए या तो वो से प्रारंभ होने वाला चाहिए। ये तो वो से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय, इसीलिए ये वो से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय के पहले अ है तो है अ, यहाँ पर अ है, तो उस अ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अर्थात नम प्लस आ प्लस वस, नम प्लस आ प्लस वस। अब इसको पद बना देंगे, यानी ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। पद अर्थात सारे के सारे एक साथ में संयोग, यानी जोड़ देंगे। अब म आता है, म के साथ आ जुड़े तो क्या होगा? जैसे कि क के साथ आ जुड़े तो का, चौ के साथ आ जुड़े तो चा, गौ के साथ आ जुड़े तो गा, उसी प्रकार मौ के साथ आ जुड़े तो मा, इसलिए न मा और वस का वस, यानी पद क्या बना? नमावस पद बना। अभी क्रियापद की सिद्धि हो गई? नहीं हुई, क्योंकि क्रियापद हमें सिद्ध क्या करना है? हमें तो सिद्ध करना है नमावह, लेकिन अभी तक बन चुका है नमा वस। ये नमा वस बना है अभी तक नमावह नहीं हुआ है। तो फिर इसके बाद और एक नियम याद आना चाहिए, जो कि हम नियमावली में देखे थे कि पद के अंत में सौ हो, सौ का रह हो। कभी कभी ऐसे होता है इसको पद न बनाए तो ये नियम लास्ट में लगाएंगे, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। ये नियम ही अगर नहीं लगाए तो फिर सौ का रह नहीं होगा, क्योंकि सौ का रह कब होता है? अगर पद के अंत में सौ हो उसी का रह होता है।
बाकी का रो नहीं होता है। अतः पहले पद बनाना है, इसीलिए पद बनाने के लिए छठा नियम लगाए थे कि ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। अब पद बन चुका है नमावस, ये नमावस पद बन चुका है। अब देखिए पद के अंत में सौ है, अंत का मतलब लास्ट में, तो पद के एकदम अंतिम वर्ण, तो पद के अंतिम वर्ण में क्या है, सौ है कि नहीं, कहाँ है, पद के अंत में सौ है। तो पद के अंत में सौ है तो उसका र हो ही जाता है, क्योंकि नियम है कि पद के अंत में सौ हो तो उसका र होता है। पद के अंत में सौ हो तो उसका र होता है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर कि नमा जो सौ था वो र बन गया, यानी नमावर, सौ के जगह हम चेंज कर दिए, नमावर कर दिए। ये क्या है कि नमावर, ये कर दिए इसको कि नमावर कर दिए। अब यहां पर देखेंगे कि नमावर के बाद अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है, हमें सिद्ध क्या करना था, नमावह। अब तो नमावस का नमावर हुआ और कुछ नहीं हुआ, क्या कि इसका नमावस का नमावर हुआ। अब नमावह करना है, इसके लिए और एक नियम, और वो नियम ऐसे हैं कि पद के अंत में अगर र हो, ये नीचे वाला पद के अंत में र, यहां पर पद के अंत में अगर र हो तो इसमें देखिए नमावर में पद के अंत में र है कि नहीं, पद के अंत में र, पद के अंत में रहे र और उसके बाद विराम। कल विराम का अर्थ मैंने किया, विराम का अर्थ क्या बोला था, कुछ भी न हो, विराम का अर्थ यानी उसके बाद कुछ भी न हो तो फिर क्या होता है, तो फिर एक बार रॉ का विसर्ग, या तो फिर रॉ के बाद अघोष व्यंजन आए, तो यहाँ तो अघोष व्यंजन तो है नहीं, लेकिन रॉ के बाद कुछ भी नहीं है, यानी वहां पर विराम आता है। विराम का अर्थ ये है कि रॉ का यहाँ पर क्या करना है, रॉ का विसर्ग कब होता है, अगर पद के अंत में रॉ हो और उसके बाद विराम हो तो फिर रॉ का विसर्ग हो। पद के अंत में र और उसके बाद अगर विराम हो तो फिर र का विसर्ग होता है, विराम अर्थात कुछ भी नहीं हो, तो फिर यहां भी देखिए र के बाद कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो इस नियम से कि पद के अंत में रहे र के बाद विराम, या तो फिर अघोष व्यंजन हो तो फिर र का क्या हो जाएगा, विसर्ग, विसर्ग यानी डबल डॉट। अब देखिए यहाँ पर बन चुका है नमावह, हमें सिद्ध करना था नमावह, तो यहाँ सिद्ध हो चुका है नमावह। इस प्रकार से ये 8 नियमों से सिद्ध हुआ। कौन कौन से, फिर से मैं रिपीट करता हूं। प्रथम नंबर, पहले 6 का नियम जो नमामि में जो 6 लगाया था वो 6 नियम तो आएगा ही, ये 6 नियम तो आने वाला है ही, इसके साथ और 2 नियम यहां पर एक्स्ट्रा आ गया। क्यों, क्योंकि इसके पद के अंत में 100 आया, इसीलिए 100 का र करना है एक नियम से, और र के बाद विराम आया इसलिए र का विसर्ग हुआ, ये 2 नियम एक्स्ट्रा है। तो फिर से एक बार कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूं, यहाँ पर नमावह नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं चलावह। क्या सिद्ध करना है हमें, चलावह सिद्ध करना है। मान लीजिए तो चलावह सिद्ध करेंगे कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु चल। सेकंड नंबर नियम, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, चल। थर्ड नंबर नियम, परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, चल प्लस बस। उसके बाद नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, यानी चल प्लस अ प्लस बस। अब नियम नंबर 5, म और वो से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है, तो ये वो से ही प्रारंभ होने वाला है इसलिए अ का आ हो जाएगा, यानी चल प्लस आ प्लस बस। यानी अब पद बनाना है कि ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों से पद कहते हैं, तो पद बन जाएगा, यानी सब कुछ जुड़ जाएगा, तो जोड़ देंगे, संयोग कर देंगे, संधि कर देंगे, तो फिर क्या बनेगा, तो चलावस। उसके बाद के पद के अंत में 100 हो तो 100 का र होता है, चलावर। और उसके बाद
कि पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा तो अकोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग होता है, तो इस प्रकार से बन जाएगा चलावह। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिद्धि करना है, जैसे यहाँ पर चलावह कर दिए, उसके बाद है दहावह, ये आपको करके लाना है। वसावह ये करके लाना है। ये जो 2 की 3 यहाँ पर है, इसके सिवाय भी क्रीड़ावह, निंदावह, जीवावह, अटावह, अर्चावह इत्यादि धातु का भी करना है। कल मैं फिर से कोई भी 5 किन्हीं 5 जन को मैं पूछूंगा, दोनों एक नहीं, प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष द्विवचन यानी मी वाला और वह वाला, ये दोनों मैं पूछूंगा। किन्हीं 5 को, सिर्फ 5 ही जन को पूछना है, तो वो भी तैयार करके आइएगा। पहले ये जो तैयार करना है, ये जितना है उसको तो करना ही आपको प्रैक्टिस बुक में, इसके अलावा भी यहाँ पर मैं पूछूंगा। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं।